हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ हिमांशु सिंह और जैसा कि आप लोग को पता है कि कल से आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। आई होप कल 28 है ना? तो 28 से 31 आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो है 30 मोस्ट आस्क्ड फ्रीक्वेंट पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के, जो आप लोग को हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है? तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना लेट किए। वैसे तो लेट तो हो ही गया है बट लास्ट टाइम पर, है ना? ऑलमोस्ट इसमें से आप क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को आ रहे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ-साथ आपको जो है जो क्वेश्चन अगर नए हैं तो नए क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? काफ़ी सारे फ़ायदे हैं बट शुरू करते हैं, ठीक है? लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आ गए हैं फिलहाल। ठीक है? तो हमने कुछ ऐसा डिवाइड करके रखा है कि वेटेज, तो हमारे पास क्या है एचटीएमएल फॉर्म टेबल से हमारे पास 35-40% एग्जाम का वेटेज रहता है। यहाँ पे जैसे फील्ड सेट पूछा जाता है, फील्ड सेट क्या होता है, कॉल स्पैन, रो स्पैन क्या होता है, मल्टीपल इनपुट फॉर्म्स क्या होते हैं, तो इनकी जो है डिफिकल्टी मीडियम होती है। ठीक है? फिर CSS3 लेआउट डिजाइन का जो है मतलब फ्लेक्स बॉक्स वगैरह क्या है, नैप बार कैसे बनाया जाता है, ग्रिड लेआउट क्या होता है, की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम्स हम यूज करते हैं ना एनिमेशन के लिए, तो वो भी उसकी भी एवरेज डिफिकल्टी मीडियम है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट और डॉम का है 25 to 30%, मॉडरेट से हाई तक क्वेश्चंस आ जाते हैं देखने को। उसके बाद फिर W3 और एंगुलर से हमारे पास इजी से मीडियम बेसिक क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है? तो आपका जो है आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, है ना? दोनों क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के रहेंगे, आपको 20 मार्क्स का वाइवा देना रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा आपका 1 आवर का एग्जाम, है ना? 90 मिनट्स आई थिंक, नहीं 60 मिनट्स, जो भी हो 50 मिनट्स का रहता है आई थिंक, एक क्वेश्चन 50 मिनट। ठीक है? तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमको एक स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल बनानी है। ठीक है? तो लिखा हुआ है क्रिएट एन HTML टेबल डिस्प्लेइंग स्टूडेंट मार्क्स एंड मर्ज्ड हेडर सेल्स यूजिंग कॉलस्पैन और रोस्पैन। अब कॉलस्पैन और रोस्पैन यहाँ पे यूज करके हमको जो है हेडिंग्स क्रिएट करनी है। अब हेडिंग्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने मार्कशीट देखी होगी, तो हमारे पास मार्कशीट का कुछ लेआउट होता है। ठीक है? जैसे हमारे पास ये है लेआउट। अब यहाँ पे हमारे पास एक बीच में हेडर आएगा, जहाँ पे हमारे पास मार्कशीट लिखी होगी। ठीक है? यहाँ पे आपको मार्कशीट दिखा रहेगा। फिर मार्कशीट में यहाँ पे रोल नंबर होगा, रोल नंबर के साथ यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट के नाम के साथ फिर यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के सारे मार्क्स होंगे, फिर टोटल होगा। कुछ ऐसा हमारे पास जो है लेआउट आता है। ठीक है? ऐसा कुछ रहता है। ठीक है? यही हमको डिजाइन करना है। तो हम इजी पूरा सूडो कोड लेके नहीं चलेंगे, हम सूडो कोड लेके आए हैं। हम पूरा छापने वाला काम नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि अब लास्ट सेशन है, लास्ट एग्जाम है, पूरा कंप्लीटली जो है 0 to 1 जो है आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सारी चीजें अंडरस्टैंड में आ जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है? तो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड पूरा रन कराना, इतनी सारी मेहनत हम नहीं करने वाले। हमने ब्लॉक ऑफ कोड रखा है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है? लास्ट टाइम है, लास्ट टर्म है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लास्ट जो है आपका मोमेंट चल रहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एग्जाम में एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है? तो मार्क्स आपको वैसे भी इजीली, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आप ट्राई करते हैं, आपने कोड्स का सिंटैक्स वगैरह सही लिखा है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, है ना? तो पूरा कोड रेदर देन हम पूरा टाइम वेस्ट करेंगे कोड के पीछे, हम जो है ब्लॉक समझेंगे कि कॉन्सेप्ट में ये क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा और कैसे बनाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अ, अगर हम बात करें, फिर जा भाई। ठीक है? इजीली समझेंगे। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है? रो स्पैन और कॉल स्पैन जो है हमारे पास, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन और पैडिंग का। देखो हमारे पास एक सेल है, ठीक है? ये सेल है। अब इस सेल का हमारे पास एक बॉर्डर होगा। ठीक है? अब हम बोलते हैं कि जो ग्रीन वाला है वो हमारे पास क्या है, बॉर्डर है। जो हमारे पास रेड वाला है वो हमारे पास क्या है, सेल है। सेल मतलब एलिमेंट, एलिमेंट बोलते हैं, सेल नहीं बोलते। ठीक है? इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है? और इसके बाहर हमारे पास होता है पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट जैसे HTML के लिए क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा। अगर आप नैव बार बना रहे हैं तो आपको नैव बार के अंदर डिव मिल जाएगा, डिव के अंदर आपकी बटन है। सपोज करिए कि आपके पास जो है एक नैव बार है, नैव बार ये हमने बनाया,
इसके अंदर आपके पास होम बटन है, ठीक है, होम बटन। अब ये होम बटन के लिए पेरेंट एलिमेंट ये div बार हो जाएगा। हमारे पास क्या है, ये चाइल्ड एलिमेंट हो जाएंगे, ऐसे करके हमारे पास क्या होंगे, चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे। तो इन चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए हमारा जो div है वो पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए जब हम जो है, अब समझो यहाँ पे ये जो येलो लाइन है ये क्या है, पेरेंट एलिमेंट है। अगर कुछ नहीं है, पेरेंट एलिमेंट। अब अगर बात करें तो हमारे पास इसके लिए एक बॉडी होगी, ठीक है। जब हम बॉडी टैग लिखते हैं HTML के अंदर, बॉडी टैग लिखते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर हमारे पास जो है वो टैग, अब div टैग के लिए div किसका चाइल्ड होगा, बॉडी का चाइल्ड होगा। तो ओवरऑल एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा HTML क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है। यहाँ पे पास बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर सारे जो कंटेंट लिखते हैं वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बेसिक सी बात करें, अगर आपको फर्स्ट क्लास है आपकी, तो हम ऐसे भी लिखते हैं, हम आपको सिंटैक्स बता देते हैं। हम यहाँ पे HTML लिखते हैं, HTML के बाद हम यहाँ पे हेड लिखते हैं, हेड के बाद हम हेड क्लोज करते हैं। यहाँ पे टाइटल वगैरह आ जाता है। अगर आप टाइटल नहीं लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे भी। फिर हम बॉडी स्टार्ट करेंगे और बॉडी क्लोज करते हैं और हम HTML क्लोज कर देते हैं। अब जो सारा कंटेंट होता है, जो सारी की सारी चीजें तुम लिखते हो वो बॉडी के अंदर लिखते हो। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर इतना भी नहीं क्लियर है तो प्लीज प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है, वरना खैर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, मार्जिन और पैडिंग का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मार्जिन का, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास पैडिंग का। ये क्लियर हो जाए मार्जिन और पैडिंग क्या है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे हम सपोज लिखते हैं हाई, ठीक है। एलिमेंट है, एलिमेंट कैसा है, टेक्स्ट एलिमेंट या पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है। हम पैराग्राफ लिख देते हैं। हमने पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, हाई लिख रखा है, ठीक है। हमने पैराग्राफ के अंदर हाई लिख रखा है, डबल आई है, हाँ डबल आई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इस पैराग्राफ का एक कोई आउटलाइन होगा जो दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसा सपोज करो कि तुम्हारे पास क्या है, जब पैराग्राफ आता होगा तो पैराग्राफ कुछ जगह लेता होगा। जैसे तुम कहीं सीट पे बैठे हो तो तुम कुछ जगह लोगे, ठीक है। अब कितनी जगह ले रहे हो, अब तुम जो है क्लास में जब बच्चे थे तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करते थे कि ये इतना पार्ट मेरा है, इसके बॉर्डर पे खींच देते थे, उसके पार्ट वाला दूसरे का है, अब हमारे वाले में इंटरफेयर मत करना, है ना, ऐसा करते थे। तो सेम काम होता है, जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट अपना एक इंडिविजुअल बॉर्डर बनाता है, इनविजिबल बॉर्डर बनाता है, इनविजिबल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें दूसरा कोई एलिमेंट बाय डिफॉल्ट एंटर नहीं कर सकता, है ना। तभी तो वो बगल बगल आएंगे, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है डिव के अंदर, और वो उसके लिए इनविजिबल बॉर्डर हो जाएगा। अब उसके ऊपर अगर हम बॉर्डर टैग लगाते हैं तो वहां पे एक बॉर्डर बन जाता है जो उसको आउटलाइन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। ये कॉन्सेप्ट रेड वाली लाइन का जो एलिमेंट का है, इतना इंडिविजुअल बॉर्डर तुमको बस समझ में आना चाहिए, उतना कुछ खास नहीं है, कहीं यूज नहीं आएगा। बट जो ये बॉर्डर है ग्रीन वाला, ये एक्चुअल में यूज होता है जब तुम बॉर्डर लिखते हो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो वो वाला बॉर्डर है ये, ठीक है। इनविजिबल मतलब जो स्पेस ले रहा है। जैसे हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक इनलाइन और एक ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन क्या होते हैं, जो जहां जितना रखा जाता है उतना स्पेस लेते हैं। ब्लॉक क्या होता है, जो रखा जाता है वो पूरा स्पेस लेते हैं। जैसे हमारे पास ये स्क्रीन है, अब स्क्रीन में अगर हमारे पास ये बटन जो है, अगर ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, अगर बटन हमारे पास क्या ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये जहां लिखी जाएगी उसके बाद वाली पूरी स्क्रीन की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब इसके बाद ब्लॉक के बाद कोई भी तुम दूसरा चीज नहीं रख सकते वहां पे। जैसे हमारे पास क्या है कि हम डिव यूज करते हैं, डिव क्या है, हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, बाई डिफॉल्ट वो नहीं आता, ठीक है। डिव हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो अगर तुम एक डिव लगा दो यहाँ पे, तो डिव तो इतना ही बड़ा रहेगा, बट ये पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो इसको अगर हमको इसीलिए हमारे पास एक स्पैन टैग होता है। स्पैन टैग क्या होता है, इनलाइन होता है, सेम डिव की तरह काम करता है, बट वो कैसा होता है, स्पेस लेता है। तो इतनी सी बात है। अगर हम जो है हमारे पास क्या हो, इनलाइन टैग हो, ठीक है, इनलाइन टैग हो, तो हम ऐसे तीन तीन साथ में रख सकते हैं, तो एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो उतना ही स्पेस लेते हैं जितना उनके लिए जरूरी है, मतलब जितना बड़ा हमने उसको बना रखा है। बट जो ब्लॉक टैग होता है वो उतना स्पेस तो लेगा, बट साथ में बाकी सारी स्पेस रिजर्व कर लेता है, वहां पे दूसरों को अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट पे अलग बात है। अब उसमें अगर हम बॉर्डर लगाएं तो वहां पे बॉर्डर आ जाता है। इस बॉर्डर के बीच में ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ये बॉर्डर, और इस येलो वाली लाइन जो पेरेंट एलिमेंट है, इसके बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। ध्यान से सुनना कि जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के बॉर्डर से बगल वाले एलिमेंट या चाइल्ड नेक्स्ट चाइल्ड एलिमेंट जो उसका बगल वाला है, सपोज करो हमारे पास दो बटन है, तो पहली वाली बटन का जो बॉर्डर होगा उससे दूसरे वाली बटन का जो बॉर्डर होगा, उनके बीच का स्पेस, या फिर उस बटन का अपने डिव से या अपनी बॉडी टैग यानी अपने पेरेंट टैग से जो स्पेस होगा, उसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है।
और पैडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इस चाइल्ड एलिमेंट से, ठीक है, ये जो हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट है हाई, इस हाई से इसके बॉर्डर यानी ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसका स्पेस, ठीक है, जो ये चाइल्ड एलिमेंट है इसका स्पेस, इसको बोलते हैं हम पैडिंग, ठीक है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बॉर्डर से पेरेंट एलिमेंट या फिर बॉर्डर से नेक्स्ट चाइल्ड एलिमेंट के बीच के स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं, बट उसी एलिमेंट का उसी के बॉर्डर के साथ से जो स्पेस होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक बटन है, इस बटन के अंदर क्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, अब हमको चाहिए कि ये बटन बड़ी हो जाए, हम बटन को बड़ी करने के लिए क्या करेंगे, इसका पैडिंग बढ़ाएंगे, जब ये पैडिंग बढ़ाएंगे तो ये अंदर से जो है इंक्रीज होगी, अंदर से इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि भाई रुको मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है, चलो देखता हूँ, ठीक है, ये क्लिक है, अब ये पैडिंग जो है इसकी बढ़ाएंगे तो पैडिंग इधर बढ़ेगी और नेक्स्ट बॉर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा जब हम पैडिंग बढ़ाएंगे तो, अब ये बटन क्या होगी, उतनी स्पेस लेगी, अगर हमको किसी एलिमेंट को बड़ा करना है तो हम पैडिंग लगा देते हैं, ठीक है, वापस कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट। अब अगर देखो हमारे पास जो टेबल होती है, ठीक है, सब इरेज करो, जो हमारे पास टेबल होती है, हम फटाफट चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे टाइम अब देखो पढ़ाने लगते हैं तो साला कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट ये लगता है ये भी बता दे ये भी बता दे, सब जरूरी है, ठीक है। फिलहाल जब हमारे पास टेबल होगी, अब देखो टेबल के अंदर दो टैग होता है, एक टीडी होता है और एक टीआर होता है, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर देखो, टेबल के अंदर टीडी होता है, टीआर होता है, सबसे पहले हम टीआर स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये टीआर है, ठीक है, ये टीआर एक्सप्लेन करता है एक टेबल रो, जैसे हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं करते हैं, जाने दो ठीक है, अब ये टेबल है, इस टेबल में इस टेबल में अगर हम टीआर एक्सप्लेन करें, ये क्या है, टीआर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये टीआर लिखा हुआ है ना, इस टीआर के लिए अगर हम टीआर की बात करें तो टीआर क्या होगी, एक टीआर ये होगी, दूसरा टीआर ये होगा, तीसरा टीआर और चौथा टीआर। जब हम टेबल रो की बात करते हैं तो एक टेबल रो के अंदर अगर हमने यहाँ पे एक टीआर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक टीआर बना दे, अब इस टीआर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे सब एक रो के अंदर आएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये टीएच है, ये टीएच सॉरी, ये टीएच क्या होगा, ये टीएच एक एलिमेंट लेगा यहाँ पे, फिर एक टीएच यहाँ आएगा, एक टीएच यहाँ आएगा, एक टीएच यहाँ आएगा और एक टीएच यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन टीएच है, यानी तीन टीएच का क्या मतलब है कि तीन टेबल हेड है, टेबल हेड होती है हमारे पास, ये टेबल का एक प्रॉपर्टी है जहां पे अगर हम टीडी यूज करें, ठीक है, ये टीडी का ही, टीडी की तरह समझ लो, टीडी की तरह टेबल के अंदर अगर हमको टेबल डेटा, इसको बोलते हैं क्या, टेबल डेटा, अब इस टेबल डेटा को अगर हमको यहाँ फिल करना है, ठीक है, ये टेबल डेटा यहाँ पे फिल होगा तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ फिल होगा, बट अगर हम इसी टीडी को टीएच में लिखें तो ये हेडिंग की तरह आता है, मतलब बोल्ड होके आता है, ठीक है। अगर हमको यहाँ एलिमेंट फिल करना हो तो ये टीडी हो जाएगा, ये टीडी हो जाएगा, ये टीडी हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच देते हैं, एक सेकेंड, क्या है, बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है, ठीक है, फिर से, ठीक है, अब देखो यहाँ पे टीएच है, ठीक है, ये टीएच, ये टीएच है, ठीक है, ये टीएच है, इस टीएच की वैल्यू यहाँ जाएगी, पहला टीएच, दूसरा टीएच यहाँ जाएगा और तीसरा टीएच यहाँ जाएगा, हमने तीन टीएच एक टीआर, मतलब एक टीआर के अंदर, ये वाले टीआर के अंदर, ये वाले टीआर के अंदर यहाँ पे तीन टीएच जाएंगे, मतलब एक टेबल रो के अंदर हमने तीन हेडिंग बनाई। अब तीन हेडिंग के बाद हमने दूसरा रो बोला कि दूसरी टीआर स्टार्ट करो, दूसरा टीआर कहाँ जाएगा, दूसरे रो में जाएगा, दूसरे रो में इसने बोला कि हमको दो वैल्यूज फिल करो, वेब डिजाइन और पाइथन, ठीक है, वेब डिजाइन और हमने बोला पाइथन, तो यहाँ पे कहाँ गया ब्लू कर दे, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला तो यहाँ पे आ जाएगा टीएच यहाँ पे और टीएच यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया,
कि हमने एक टीआर स्टार्ट किया, अब यहाँ पे टीएस हमने पास किया, उसके बाद फिर हमने तीसरा टीआर स्टार्ट किया यहाँ पे, इसके अंदर हमने टीडी पास किया, ये पे टीडी, ये पे टीडी और ये पे टीडी, ठीक है। यहाँ पे 101 अमित और ऐसा। अब देखो स्ट्रक्चर समझ में आया। टीएस जाएगा हेडिंग के लिए, जो हमारे पास टीएस दूसरी हेडिंग वो भी हेडिंग के लिए जाएगा, टीडी टेबल डाटा के लिए जाएगा, यानी नॉर्मल फॉर्मेट पे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है, सबसे पहले हमने बोला बॉर्डर 1, यानी टेबल की जो बॉर्डर रहेगी वो 1 पिक्सल की रहेगी। सेल पैडिंग हमने 8 दिया, मतलब जो सेल के बीच की जो पैडिंग होगी, पैडिंग कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि सेल के बीच में, टेक्स्ट से लेके सेल के बीच में 8 का गैप होगा। और बॉर्डर कोलैप्स एक प्रॉपर्टी है जिससे हमारे पास एक बॉर्डर आता है। बाई डिफॉल्ट सीएसएस क्या करता है, टीएच के लिए अलग बॉर्डर बनाता है, टीआर के लिए अलग बॉर्डर बनाता है। बट अगर हम कोलैप्स कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बॉर्डर कोलैप्स होकर एक बॉर्डर बन जाते हैं, जिसके लिए हम कोलैप्स यूज करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो। क्या कर रहा है, बड़ा हो जा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने जो है रो स्पैन पास किया है, ठीक है। रो स्पैन क्या करता है, रो में स्पेस लेता है। अब रो स्पैन और कॉल स्पैन की बात करते हैं, ठीक है, फटाक से। हमारे पास 4 कॉलम है, यहाँ पे हमने 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा है, मतलब अच्छा इसका मैंने कॉल स्पैन ले रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम जो है फटाक से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, ऐसा जाएगा हमारे पास नेम, और ऐसा जाएगा हमारे पास मार्क्स। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो बन रखा है, आ, ये हमारे पास 2 रो से मिलकर बन रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 रो से बन के रखा है, और ये हमारे पास 2 कॉलम से मिलकर रखा है, ठीक है। तो रो स्पैन क्या करता है, 2 रोज को मिला देता है। रो स्पैन क्या करता है, 2 रोज को मिला देता है। कॉल स्पैन क्या करता है, 2 कॉलम्स को मिला देता है। मतलब टोटल हमारे पास क्या है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम है। और यहाँ पे क्या है, पहला रो और दूसरा रो, ठीक है। ये हो गया पहला रो और दूसरा रो। अब इसमें दूसरी रो के अंदर इसने बोला कि हमारे पास क्या है, वेब डिजाइन और पाइथन, ठीक है। तो वेब डिजाइन आएगा और पाइथन आएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट रो के अंदर येलो से करते हैं, नेक्स्ट रो के अंदर पहला जो आएगा वो आएगा वेब डिजाइन, और दूसरा जो आएगा वो आएगा पाइथन, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड रो के अंदर हमारे पास क्या है, 3 टीडी है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, इसको इरेज कर देते हैं, तो हम इतना रखें। और इसमें हम बोलेंगे पहले टीडी के अंदर आएगा 101, दूसरे के अंदर आएगा अमित कुमार, रुक जा भाई, अमित कुमार। फिर तीसरे के अंदर आएगा 85, और इसके अंदर आएगा 90, ठीक है। ऐसा कुछ है टेबल हमारे पास। अब क्योंकि इसके अंदर रोज पैन कॉल्स पैन तो लगी नहीं थी, तो यहाँ पे ये तो ठीक है, रोल नंबर हो गया 101, और सही बात है, सही बात है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है कि क्योंकि हमने यहाँ पे रोज पैन ले लिया, तो ये चीज यहाँ पे जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम है। सही 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 सही, अभी जाएगा, ठीक है, कंपाइलर बन गया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2 कॉलम आएगा, वेब पाइथन, और फिर यहाँ पे आएंगे 101 अमित कुमार, 85 और 90, कुछ ऐसा टेबल आएगा, ठीक है।
कंफ्यूजन, थोड़ी सी कंफ्यूजन, बट ठीक है। यहाँ पे हमने जो है रो स्पैन यूज किया, तो रो स्पैन क्या करेगा, ये हमारे पास क्या हो गई, थर्ड रो हो गई, ठीक है। यहाँ पास फोर्थ कॉलम हो गया। अब देखो जब हमने रो स्पैन यूज किया, ये वाला पूरा कॉलम क्या हो गया, मिक्स हो गया। रो स्पैन क्यों है, दो है, तो दो रोज को ये क्या करेगा, एक रो में बना देगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, दूसरे में भी सेम काम है, तो ये भी क्या करेगा, दो रो को लेके सेम काम कर देगा, ठीक है। फिर तीसरे में क्या है, कॉल स्पैन है, तो कॉल स्पैन इधर चलेगा, ठीक है। कॉल स्पैन क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। फिर हमारे पास वेब है, पाइथन है, और उसके बाद हमने हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा ऐसा धीरे धीरे चलेंगे तो। पेन नहीं चालू हुई, चल जा भाई, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है ग्रुप्ड एडमिशन फॉर्म, हमको एक एडमिशन फॉर्म बनाना है। यहाँ पे डिजाइन अ स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म ऑर्गेनाइज इनटू डिस्टिंक्ट सेक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक्स डिटेल यूजिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड। इसने बोला है कि हमको फील्ड सेट और लेजेंड यूज करना है, और हमको एक स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म जो है हमारे हमने फाइल का नाम रखा है फॉर्म फील्ड सेट डॉट एचटीएमएल, कोई बात नहीं, फाइल का नाम वहां पर नहीं रखना है, सेव नहीं करना है, वहां पे हमको सेव करना है बट नाम नहीं रखना है, ठीक है। फिर हम फॉर्म एक्शन लगाते हैं और मेथड पोस्ट डालते हैं। पोस्ट क्या है, सेंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। पोस्ट क्या होता है, फॉर्म को सेंड करने के लिए यूज होता है। जब हम डेटा फिल करते हैं तो हम क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि हमको दूसरे को भेजना है। हम फॉर्म फिल करते हैं, दूसरे को हम देते हैं ताकि वो रीड करे, हमारी फॉर्म को, हमारी डिटेल को जाने, ठीक है। तो फॉर्म का हम क्या कर रहे हैं, सेंड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्शन हमने हैशटैग रखा है, डमी हैशटैग, डमी है, ठीक है, कुछ भी तुम रख सकते हो। यहाँ पे फील्ड सेट हमने जो है, फील्ड सेट क्या करता है, फील्ड सेट हमारे पास टेबल की फील्ड डिसाइड करता है कि हमारे पास जो लेबल बन के आएगा, जो हमारे पास जो है लेबल बन के आएगा, उसकी फील्ड कितनी है, ठीक है। हमने मार्जिन बॉटम दिया है 12 पिक्सल, मार्जिन बॉटम क्या होगा, नीचे से, यानी बॉडी के नीचे से जो है मार्जिन देगा। उसके बाद हमने लेजेंड रखा है। अब लेजेंड क्या काम करता है, लेजेंड हमारे फॉर्म के अंदर सपोज ऐसा बॉर्डर आएगा, ऐसा लिखता है, ठीक है। हमारा फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर हमारे पास फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के यहाँ पे लेजेंड लिखा रहता है, इसको बोलते हैं लेजेंड। तो वैसे पर्सनल डिटेल आएगा, तो हमारे पास कैसा आउटपुट आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो बॉर्डर लिखा रहेगा वहां पे पर्सनल डिटेल्स लिखी रहेंगी, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमने जो है इनपुट टाइप लगा रखा है, यहाँ पे लेबल दिए हैं तो फुल नेम आएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा 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 करके डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा फुल नेम, एफ नेम, एफ नेम से तो फादर नेम हो जाएगा, फुल नेम करके यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आएगा जिसमें प्लेस होल्डर नहीं लगा है। फिर हमारे पास जेंडर आएगा, जेंडर के अंदर हमारे पास रेडियो है, तो रेडियो में क्या आएगा, मेल आएगा, मेल के अंदर बॉक्स आएगा, कैसा बॉक्स, रेडियो है, रेडियो ही है, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल है, तो फीमेल के अंदर एक बॉक्स आएगा। उसके बाद फिर हमने जो है फील्ड सेट जो है क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे एक फील्ड सेट क्लोज हो जाएगी। दूसरा फील्ड सेट हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने लेजेंड दिया कोर्स डिटेल, तो यहाँ पे नहीं आएगी कोर्स डिटेल, कोर्स डिटेल, कोर्स डिटेल के अंदर क्या आएगा, लेबल दिया हुआ है मॉड्यूल, यहाँ पे हम लिख देंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर हमने ऑप्शन दे रखा है, तो सेलेक्ट में क्या आएगा, ऐसे मॉड्यूल बन के आएगा, मॉड्यूल के अंदर एक ड्रॉप डाउन रहेगा, इस ड्रॉप डाउन पे जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस कैसे आएंगे, M2 और M3, ठीक है। ऐसा फॉर्म बन के आएगा, हमारे पास पर्सनल डिटेल होगी, हमारे पास पोस्ट डिटेल होगा, और यहाँ पे जो है चीजें एक्सप्लेन होंगी। मैंने बता दिया लेजेंड कहाँ काम आता है, फील्ड सेट कहाँ काम आता है, फॉर्म को हम पोस्ट मेथड से बना रहे हैं, इजी है। इनपुट बॉक्स जो है टाइप करने के लिए होता है, यहाँ पे हम डिटेल फिल कर सकते हैं। इसका नाम टेक्स्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स, लेटर और नंबर्स टाइप कर सकते हैं। इसका नाम हमने दिया है, नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, हमने BR लगाया ताकि लाइन चेंज हो जाए। उसके बाद हमने जेंडर यूज किया। रेडियो क्या होता है, रेडियो हमारे पास टिक करने के लिए यूज होता है, अगर हमको जो है चूज करना होता है ऑप्शन में। फिर हमने यहाँ पे जो है इसका नेम दिया है, नेम हमने क्या दिया है, जेंडर दिया है, ताकि अगर हम नेम देते हैं तो वहां पे वैल्यूज क्या होती हैं, डिस्क्रीट फिल होती हैं। अगर तुम अलग अलग नेम दे दोगे तो क्या होगा, अलग अलग, मतलब दोनों ऑप्शन टिक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वैल्यू मेल फीमेल दिया, और मेल फीमेल हमने लिख दिया है। उसके बाद कोर्स डिटेल में हमने ऑप्शन दिया, और हम उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है ये सब। जब क्वेश्चन आते हैं तो हल्के, मतलब इजीली मार्क्स हमको मिल जाते हैं। इसमें मार्क्स तुम लोग को क्या करना है, गंवाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें, आया जावास्क्रिप्ट। कुछ लोग जो है जावास्क्रिप्ट देख के डर लग जाता है। यहाँ पे हमने स्टार भी लगा के रखा है। स्टार क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बताता है क्वेश्चंस के,
ठीक है। राइट अ जीएस वैलिडेशन फंक्शन टू इंश्योर मोबाइल नंबर इज एक्जैक्टली 10 न्यूमेरिकल डिजिट एंड ईमेल कंटेन्स एन @ सिंबल बिफोर सबमिशन। मतलब क्या है कि जैसा हमने फॉर्म पीछे बना रखा है, सेम वैसा हमारे पास एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म के अंदर हमको वैलिडेशन लगाना है कि हम क्या सबमिट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम क्या फॉर्म में क्या फिल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं, और हमको चाहिए कि जो मोबाइल नंबर हम फिल कर रहे हैं उसकी क्या होनी चाहिए, एक्जैक्टली 10 डिजिट होनी चाहिए। मोबाइल नंबर में हमेशा 10 डिजिट होती है, न 10 से 11 होना चाहिए, न 11 से 9 होना चाहिए। ठीक है, हमको अवॉइड करना है वो सारी चीजें। उसके बाद फिर हमने जो है ईमेल चेक करना है हमको, ईमेल में क्या होना चाहिए, @ होना चाहिए। ठीक है, @ में क्या होगा, @ के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, वैलिडेट फॉर्म। अब इस फंक्शन को जो है हम या तो सबमिट पे कॉल कर देंगे, जैसे हमारे पास क्या है, बटन है। ठीक है, बटन क्या है, हमने बटन टैग लगा रखा है, इसके अंदर हमने लगाया सबमिट, सबमिट, और इसके अंदर हमने लिख रखा है ऑन क्लिक। अरे अच्छे से लिख दो यार। हमने यहाँ पे दिया बटन ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म, और बटन हुई क्लोज, यहाँ पे लिख दो सबमिट, और यहाँ पे कर दो बटन क्लोज। ठीक है, अब अपना इनपुट टाइप लगा लो और अपना जो है वो लगा लो ईमेल टाइप। उसके बाद अब देखो आगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट मोबाइल। मोबाइल में हमने कॉल किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मोबाइल डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट टाइप होगा जिसकी आईडी क्या होगी, मोबाइल होगी। यहाँ पे हम इनपुट बनाएंगे, टाइप हम नंबर लेंगे, नंबर, और नंबर के बाद हम इसमें जो है इसमें नंबर के बाद हम आईडी दे देंगे। आईडी क्या देंगे हम, मोबाइल। ठीक है, अब सीएसएस के अंदर सेलेक्टर्स होते हैं। सेलेक्टर में हमारे पास क्या है, आईडी होता है और क्लास होती है। ठीक है, और भी सारे सेलेक्टर्स होते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं, बट अभी आईडी और क्लास की बात कर रहे हैं। तो हम आईडी और क्लास से जो है उनको डिफाइन करते हैं और उनको हम कॉल कर सकते हैं, उस पर सीएसएस स्टाइलिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक क्लास है, हमने आईडी दे रखी है, क्लास दे रखी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट जो हमारा क्या है, फॉर्म है, लेटर है। ठीक है, जिसके अंदर फाइल है, जिस फाइल के अंदर हम ये काम कर रहे हैं उसके अंदर से एलिमेंट लेके आओ आईडी के थ्रू। मतलब हमने उस एलिमेंट को क्या दे रखा है, आईडी दे रखा है, उस आईडी के बेसिस पे उस एलिमेंट को लेके आओ जिसका नाम क्या है, मोबाइल। यानी हमने इसके टाइप को क्या दे रखा है, मोबाइल दे रखा है। अब आईडी जिसका मोबाइल होगा उसको ये लेके आएगा, उसके अंदर की वैल्यू, डॉट वैल्यू क्या करता है, इनपुट टाइप के अंदर की वैल्यू लेके आता है। अगर तुम ये डॉट वैल्यू ना लगाओ, ये पूरा का पूरा टैग कॉल कर लेगा। कौन सा टैग, इनपुट टैग। अगर अब देखो जावास्क्रिप्ट एक दिन की तो है नहीं, ठीक है, तो तुमको दिमाग शांत रख के सिर्फ इतनी चीजें समझनी है जिससे तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें। बट इतना समझो कि जो क्लास है, जो आईडी है, ठीक है, जो आईडी तुमने दे रखी है, उस आईडी में से तुमको क्या करना है, इसको आईडी के थ्रू कॉल करना है। आईडी के थ्रू जब पैराग्राफ कॉल कर लिए, उसमें तुमने लगाया डॉट वैल्यू, पैराग्राफ नहीं, इनपुट, सॉरी, उस इनपुट के अंदर तुमको लगाना है डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू क्या करेगा, डॉट वैल्यू उसके अंदर से, उसके पास से जो है वैल्यू निकाल के लेके आएगा। यानी इनपुट के अंदर जो हमने वैल्यू पास की है उस वैल्यू को निकाल के लेके आएगा और कहां पास कर देगा, मोबाइल के अंदर। अब जैसे हमने इनपुट के अंदर लिख दिया नंबर 2023 2024, कितना हो गया, 448 और 05, ये 10 नंबर हो गया। अब ये जो वैल्यू हमने पास कर रखी है, ये वैल्यू निकल के आएगी और मोबाइल के अंदर स्टोर। ठीक है, वहां पे इनपुट के अंदर से आएगी। दूसरा हमने लेट ईमेल बनाया और सेम प्रोसेस किया है, ईमेल जैसा हम लिखेंगे वहां से वैल्यू लेके आओ। अब हम इफ फंक्शन लगा रहे हैं, इफ क्या है, फंक्शन नहीं, सॉरी, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हम लगा रहे हैं, और वहां पे हम बोल रहे हैं मोबाइल डॉट लेंथ। लेंथ क्या है, एक मेथड है जो ये चेक करेगा कि इसके अंदर, मोबाइल के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो 10 के बराबर हैं कि नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है कि अगर यहाँ पे उनका लेंथ 10 के बराबर ना हो और इज नैन मोबाइल, यानी मोबाइल के अंदर नॉट अ नंबर, यानी एम्पटी ना हो या कोई सिंबल ना हो, तब अलर्ट आएगा, यानी उसके अंदर अलर्ट आएगा, पॉपअप आएगा कि प्लीज एंटर अ वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो क्या करेगा, ऐसा एंटर मोबाइल नंबर करेगा और रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, यानी एलिमेंट क्या करेगा, चेक करेगा। अगर नहीं है, ठीक है, अगर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो कुछ नहीं होगा।
ठीक है। अगर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो कुछ नहीं होगा, अगर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नहीं है तो अलर्ट आएगा कि तुम जो मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो वैलिड नहीं है। दूसरा, हमारे पास इफ नेक्स्ट मोबाइल नंबर हमने चेक कर लिया, इफ ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ, कि ईमेल के अंदर की इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ढूंढता है, ठीक है, एट द रेट का। अगर ईमेल के अंदर, अब ईमेल के अंदर इस चीज का ये इंडेक्स ढूंढेगा कि एट द रेट किस इंडेक्स पे है, ठीक है, और ये इंडेक्स ऑफ बाय डिफॉल्ट -1 रिटर्न करता है अगर वो वैल्यू तुम जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं मिली तो। क्या बोला मैं, कि जो कैरेक्टर एट द रेट क्या है, एक सिंबल है, यानी जो सिंबल या जो कैरेक्टर तुम ढूंढ रहे हो, अगर वो सिंबल या कैरेक्टर तुमको वहां नहीं मिलता है तो इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है। और वही चीज का हम फायदा उठाएंगे कि अगर एट द रेट का इंडेक्स -1 आता है, -1 कब आएगा, जब वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, मतलब कुछ नहीं रिटर्न करेगा, मतलब कुछ तो करेगा ही। अगर उसको एट द रेट मिल गया तो एट द रेट काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस जगह पे है, जिस जगह पे है वो नंबर रिटर्न कर देगा, और वो नंबर -1 तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो नंबर -1 हुआ तो अलर्ट आएगा प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर दोनों सही है, ठीक है, अगर दोनों सही है, मतलब ये भी ना चला और ये भी ना चला, ये कब ना चला, जब मोबाइल नंबर 10 डिजिट का भी है और ईमेल के अंदर एट द रेट भी है, तो आएगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, इजी कहने के लिए मैं खुद को बोलूं इजी है, ऑल इज वेल। ठीक है, आई होप क्लियर हो, ना क्लियर हो तो समझ जाना, समझा दिया है, पीछे जाना फिर से देखना। ठीक है, ना समझ में आए तो कांटेक्ट कर लेना हमसे यार। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो CSS हॉरिजॉन्टल नैव बार, कि हमको बोला है हमको एक नैव बार बनाओ। ठीक है, अब नैव बार कैसे बनाएंगे हम, नैव बार के अंदर हम सबसे पहले चीज चूज करते हैं कि हमारे पास, हम जो है एक यूएल बनाएंगे, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम li बोलेंगे, हमने बना दिया होम, li क्लोज कर दिया, li के अंदर हमने बोल दिया कॉन्टैक्ट, li क्लोज कर दिया, li के अंदर हमने बोल दिया सर्विसेज, li क्लोज कर दिया। ठीक है, अब li हमारे पास, हम जो है यूएल क्लोज कर देते हैं, यूएल क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम बोल रहे हैं हमारे पास होम कॉन्टैक्ट सर्विसेज, ये 3 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं, ये जो भी हैं ये क्या है, लिस्ट के अंदर है। अब तुमको पता है लिस्ट 2 टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम ओएल से दिखाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूएल से दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे यूएल यूज कर रहे हैं मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं। हमारे पास तीसरी टाइप भी होती है जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी बोलते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, डीटी करके, वो डेफिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूएल के अंदर नैप बार, यूएल के अंदर हमने क्लास दे रखी है नैप बार, इसका हम क्लास दे देंगे, इरेज हो जा भाई, यूएल के अंदर हमने क्लास दे रखी है नैप बार। ठीक है, यूएल के अंदर हमने क्लास दे रखी है नैप बार, तो हमने यूएल के अंदर नैप बार को कॉल किया और हमने बोला लिस्ट स्टाइल टाइप नन, पहली प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे ब्लॉक करके आती है, ऐसे गोला 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 गोला। ठीक है, लिस्ट हमेशा ऐसे ही आएगी, पॉइंट्स बने रहेंगे। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड में तुमने, एक्सेल में नहीं, एमएस वर्ड में तुमने देखा हो, जब तुम लिस्ट बनाते हो या तो नंबरिंग करके आता है, ऑर्डर लिस्ट होगी वो, या तो गोला बन के आता है, एस्टेरिस्क बन के आता है ना, कोई सिंबल बन के आएगा, तो अगर सिंबल बन के आएगा तो अनऑर्डर्ड है, अगर नंबर लिख के आएगा तो ऑर्डर्ड है। अब इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी बताया लिस्ट स्टाइल नन, जो क्या करेगा, सबसे पहले इन सिंबल्स को हटाएगा, तुमको सिंबल नहीं चाहिए। हम जाहिर सी बात है, अगर हम नैप बार बना रहे, नैप बार होता क्या है, अगर तुम कोई भी वेबसाइट ओपन करो, हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे एक लोगो आएगा लोगो के बाद यहाँ पे होम लिखा रहेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा रहेगा और बाकी सारी चीजें लिखी रहेंगी। लोगो पे क्लिक करोगे, मैं वेबसाइट पे जाओगे, बाकी सारी चीजों पे क्लिक करोगे तो नेविगेट कर सकते हो। नैप बार का काम यही होता है, हर जगह होता है नेविगेट करना, मतलब वेबसाइट के अंदर से जो है गो थ्रू करना, इधर उधर नेविगेट करना। ठीक है, ओके। अब इसमें जो है हमने बैकग्राउंड कलर पास किया है, जो भी बैकग्राउंड कलर है तुम कुछ भी बैकग्राउंड कलर पास कर सकते हो। हमने डिस्प्ले दिया फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, हमारे पास जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स हम तब यूज करते हैं, देखो जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या एलिमेंट है, ठीक है, और वो एलिमेंट कैसा है, ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट है तो ये पूरा जगह ले लेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर हमको ये चाहिए कि यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है
इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जो अलाइनमेंट होती है, सबसे पहले अलाइनमेंट की बात करते हैं। अगर सपोज हमारे पास हमारा ऐसा बॉक्स, ठीक है, ये 4 डिव हैं, 4 डिव ऐसे करके आएंगे। हमको चाहिए कि ये डिव जो है अब ऐसे जाए, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट जाए। तो हम वहां पे फ्लेक्स यूज करते हैं। फ्लेक्स का डायरेक्शन होता है, फ्लेक्स क्या यूज होता है, फ्लेक्स हम तब लगाते हैं जब हमको जो है उनका जो है अलाइनमेंट चेंज करना होता है। मोस्टली जब हम तब यूज करते हैं जब हमको ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कराना होता है, ठीक है। फ्लेक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर से हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतना समझो कि फ्लेक्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। एक बहुत सा फेमस सा क्वेश्चन है जो 2019 वगैरह में चला करता था कि हाउ टू सेंटर अ डिव। हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर यहां से भी और यहां से भी एक डिव है, उसको सेंटर लेके आना है। सेंटर कैसे करते थे हम, इस डिव को जो है, इस बॉडी को हम जो है फ्लेक्स कर देते थे और इस डिव को जो है जस्टिफाई आइटम सेंटर कर देते थे। जस्टिफाई क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जो है मूव करता है, अलाइन क्या करता है, टॉप टू बॉटम मूव करता है। तो हम दोनों को सेंटर रखेंगे तो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। आप फ्लेक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नैप बार बना रहे हैं, इसलिए हम फ्लेक्स में ज्यादा जाएंगे नहीं। बट अगर तुम इसको फ्लेक्स कर दोगे तो ये क्या होगा, जो चीज इसकी अब लिस्ट क्या है, टॉप टू बॉटम ऐसे आ रही है, तो इस फ्लेक्स को क्या कर देगा, ये घुमा के ऐसे कर देगा। यानी एक एलिमेंट यहां होगा, फिर दूसरा एलिमेंट यहां होगा, फिर तीसरा एलिमेंट यहां होगा, ऐसा करता है, ठीक है। ये फ्लेक्स का काम है। मार्जिन पैडिंग हमने जीरो कर दी कि हम जो है मार्जिन पैडिंग उसमें जो है एक्स्ट्रा गैप नहीं चाहते हैं। फिर हमने यूएल नैप बार के अंदर लिस्ट के अंदर एंकर टैग लगा रखा है। ये क्या है, मतलब एंकर टैग के अंदर है, ठीक है। हम इसको एंकर टैग कर देते हैं, पूरा टैग नहीं लिखेंगे हम। कोर्स, इसको मैंने बोला कि कलर एफएफएफ होनी चाहिए, मतलब सर व्हाइट होना चाहिए। डिस्प्ले हमको ब्लॉक चाहिए, ठीक है, ब्लॉक, ओके। डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो डिस्प्ले हमने ब्लॉक किया है। उसके बाद पैडिंग हमने जो 14 पिक्सल और 20 पिक्सल दिया है। अभी पैडिंग क्या है, ये पैडिंग शॉर्टकट में लिखा हुआ है। पहला जो होता है वो टॉप और बॉटम के लिए होता है। जैसे यहाँ पे 14 पिक्सल लिखा हुआ है, ये किसके लिए होगा, टॉप एंड बॉटम के लिए होगा, टॉप एंड बॉटम। जो दूसरा लिखा हुआ है 20 पिक्सल, वो दिया गया है हमारे पास लेफ्ट और राइट के लिए, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया है, मतलब क्या है कि जब भी हम लिस्ट एंकर टैग यानी लिंक लगाते हैं तो लिंक क्या कर देता है, उनको जो है ब्लू कलर में दिखाता है और उनके नीचे अंडरलाइन ला देता है। जैसे भी हम लिंक देखते हैं वहां पे लिंक हमेशा ब्लू कलर में दिखती रहती है। सरकारी रिजल्ट ओपन करो, वहां पे उनको नीली नीली लिंक्स लगी रहती हैं। तो उन लिंक्स को जो है उनकी स्टाइल को चेंज करने के लिए हमारे पास ये टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या लगा हुआ है, ट्रांजिशन लगा हुआ है क्या, हाँ ट्रांजिशन लगा हुआ है। आई डोंट रिकमेंड यू टू यूज ट्रांजिशन, क्योंकि जो है ये स्टाइलिंग के लिए, एनिमेशन के लिए यूज होता है। तुमको इस ट्रांजिशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसकी जगह पे तुम होवर लगा सकते हो, होवर इन्हें लगा रखा है। ट्रांजिशन मत करो भाई, इतना मेहनत मत करो, ठीक है। इफ तुमको आता है, तुमने सीएसएस पढ़ रखी है, तो तुम ट्रांजिशन कर सकते हो, या फिर उसने अगर बोल रखा है तो तुम ट्रांजिशन कर सकते हो। ट्रांजिशन क्या है, एनिमेशन लेके आता है। एनिमेशन का क्या मतलब है, जैसे हम उस पर लेके आएंगे तो उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ये सारी चीजें ट्रांजिशन कर, ठीक है। एनीवेज, फिर हमने इस पे होवर लगाया। होवर क्या है, एक सूडो क्लास है। सूडो क्लास क्या होती है, सूडो क्लास मतलब ऐसी क्लास जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन मेट होने पे एक्टिवेट होती है। जैसे होवर क्या होता है, जब भी हम इसके ऊपर, जैसे हम यहाँ पे पेन लेके जाएं, यहाँ पे हम पेन लेके जाएंगे तो टच होने से पहले ये जो है लिखता रहेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये होवर कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेट होने पे ही लिखती है। तो जैसे हम ये पेन को कहीं भी लेके जाएं तो कर्सर जाता है ना, जब तुम कर्सर किसी बटन पे लेके जाओ तो उसका हाथ बन जाता है एरो की जगह पे, तो उसको बोलते हैं होवर कर रहे हो। उस टाइम पे वहां पे हम कर्सर पॉइंटर यूज करते हैं, ये भी तुम यहाँ पे लगा सकते हो। जब हम होवर करें तो उसका कर्सर जो है वो क्या कर दो, पॉइंटर कर दो, ठीक है। ये भी कर सकते हो तुम, वो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि तुमने एंकर टैग लगा रखा है तो बाई डिफॉल्ट भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है होवर में क्लास, ये बैकग्राउंड कलर ये कर दे रहे हैं, कलर ये कर दे रहे हैं। कलर 00 से क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा वो शायद। और ये बैकग्राउंड कलर हमने लगाया है, तो मतलब होवर करने पे उसकी कलर चेंज हो जाएगी। ओवरऑल ये क्या है, स्टाइलिंग है, ठीक है। तो स्टाइलिंग पे इतना इजी सा तो है, आप फिर भी मैंने कोशिश किया सब कुछ समझाने की। आई होप तुम लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हमको बोला है कि हमको हेडर, साइड बार, मेन और फुटर बना के रखना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा।
ओके। ठीक है, यहाँ पे देखो कंटेनर दिया गया है, सिंपल सी स्टाइलिंग है। इसने बोला कि कंस्ट्रक्ट अ क्लासिक स्टैंडर्ड वेब पेज लेआउट कंसिस्टिंग अ हेडर, हेडर क्या होगा सबसे टॉप पे आएगा, साइड बार, साइड बार क्या होगा जो लेफ्ट में आता है, साइड बार नेविगेशन, नेविगेशन बोला गया इसको, ठीक है हम नेविगेशन बना देंगे। एक हमारे पास मेन कंटेंट एरिया रहेगा और हमारे पास फुटर रहेगा, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि हमको सीएसएस ग्रिड का यूज करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा लेआउट आएगा, लेआउट थोड़ा सा अच्छा बना दूं, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, पहले खराब बनाता हूँ फिर मैं अच्छा बनाता हूँ, क्या बताऊँ। ठीक है, हमारे पास ये साइड बार आ गया, के बाद फिर हमारे पास ये हेडर आ गया, ठीक। के बाद फिर हमारे पास ये मेन एरिया आ गया, के बाद हमारे पास फिर से फुटर आ गया, ऐसा कुछ आएगा। अब ये एग्जांपल मेरे को टेलविंड में याद आता है बार बार देखने में, टेलविंड की वेबसाइट ओपन करो तो ऐसा कुछ उसमें फुटर साइड बार लगा हुआ है, मेन एरिया लगा हुआ है और W3 CSS में भी है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हेडर में तुम्हारे पास वही नैव आ जाएगा, नैव बार जो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जैसे तुमने देखा हुआ W3 फॉन्ट वगैरह है, ऐसे कर करके सारी चीजें लिखी रहेंगी। यहाँ पे उसका कंटेंट आता है और यहाँ पे फुटर आ जाता है, अबाउट अस वगैरह, ठीक है। अब ग्रिड क्या होता है? ग्रिड क्या होता है? तो ग्रिड में हमारे पास क्या है, ग्रिड समझ लो ऐसा, इसको हम ग्रिड बोलते हैं बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड क्या होती है, जहाँ पे कई सारी वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करके एक एक ग्रिड बनाती है, ठीक है। हम इन ग्रिड का यूज करते हैं सीएसएस में अलाइनमेंट के लिए, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ डिस्प्ले ग्रिड, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रिड को एक्टिवेट किया है, ठीक है। हमने ग्रिड को एक्टिवेट कर दिया, फिर हमने बोला कि ग्रिड का जो टेम्पलेट कॉलम है उसको 230 पिक्सल लिखो और 1 FR रखो। 1 FR क्या करेगा, एक बॉक्स बनाएगा और इसको बोलेगा 220 पिक्सल, ठीक है, कॉलम के लिए। फिर डिस्प्ले जो है टेम्पलेट रो 60 पिक्सल, 1 FR 40 पिक्सल, मतलब हमको क्या है 60-40 का एक और बनाना है रो के लिए। यहाँ पे क्या होगा, एक और आ जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट 100 VH है, ये किसके लिए है, कंटेनर के लिए। उसके बाद फिर हमने बोला कि हेडर बनाओ ग्रिड 1/-1, ठीक है। तो मतलब हमको एक हेडर चाहिए 1/-1 यानी पूरा 1 से लेके -1 तक। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। फिर साइड बार के लिए इसने बोला कि हमारे पास 60 FR, हाँ ठीक है। फिर साइड बार ने इसने बोला कि साइड बार का जो क्लास है उसको जो है बैकग्राउंड कलर कुछ दे दो, कंटेंट में जो है वो उसमें जो है मार्जिन पैडिंग दे दो, कैसे, ऐसे, ये ऐसा आएगा, ठीक है। हम्म। और इसको हमने कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया और फिर हमने फुटर में जो है ग्रिड कॉलम कॉल कर लिया, तो वो फिर से कुछ ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले ये जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम और रो, यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया, यहाँ पे 220 पिक्सल 1 FR का, तो यहाँ पे एक कॉलम का आ गया, ठीक है। और उसी में हमने ग्रिड टेम्पलेट रो के अंदर 60 पिक्सल, यानी हमने दो बॉक्स साइड बाई साइड हमने ले लिया। उसके बाद हमने हेडर के लिए बोला ग्रिड कॉलम 1 to -1, 1 to -1 क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ग्रिड बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो है साइड बार का हमने यहाँ पे इसको कलर दे दिया, कंटेंट को हमने इसको कलर दे दिया। अब हम इनको क्लास भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फुटर कॉल कर लिया, ये वाला। तो हमारे पास ग्रिड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है बट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आई डोंट थिंक को कि इतना इजीली तुम लोग को समझ में आएगा, तुम लोग को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम उसमें दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला तो हम रो डिफाइन करते हैं, हमारे पास रो में कितने बॉक्सेस चाहिए, हम वहाँ पे ग्रिड रो टेम्पलेट का यूज करके रोज बना देते हैं, ठीक है। फिर हम ग्रिड कॉलम्स का यूज करके यहाँ पे कॉलम्स फिल कर देते हैं। अगर तुमको कुछ ऐसा लेआउट बनाना होता है तो वहां पे जो है हम ग्रिड का यूज करते हैं। अब इसमें जो है मल्टीपल डिव्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम एक डिव बनाते हो, ऐसा लेआउट जिसमें तुमको मल्टीपल डिव्स यूज करने हो बट हाइट विड्थ सेम हो, या किस 4-5 की सेम हो, एक दो की अलग हो, ऐसे कर करके जब लेआउट बनाना हो तो उसमें हम जो है ग्रिड का यूज करते हैं। ये तुम्हारे पास कोड है, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी। आई होप
आगे तुम कर लोगे। ठीक है, छोड़ के मत आना, सारी की सारी चीजें तुमसे हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट है। नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है टाइप ए दे रखा है, यानी ऑप्शन कैसे आएंगे? ए बी सी करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पे, अब देखो इसका लेआउट हम सबसे पहले समझते हैं। लेआउट में हमारे पास सबसे पहले एक यूएल लिस्ट है। यूएल में ठीक है, एक यूएल आ गया जहां पे एल आई है मॉड्यूल 1 आईटी ओ लेवल। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा आएगा और इसके अंदर आ गया मॉड्यूल 1, ऐसा लिखे। फिर दूसरी लिस्ट आ गई मॉड्यूल 2, ऐसा आएगा। अब इस लिस्ट के अंदर टाइप 2 में आ गया ओएल। ओएल के अंदर क्या है? ए है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा एच टी एम एल, बी में आएगा सी एस एस, सी में आएगा जे एस। यहाँ पे ओएल क्लोज हो गया, तो ओएल क्लोज होने के बाद ये फिर से बाहर आ जाएगा। ये तो इजी है, ये हर कोई कर लेगा। फिर यहाँ पे जो है इसका एक एल आई क्लोज हो गया, अब ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा M3, ऐसा कुछ आएगा। इसको बोलते हैं हम नेस्टेड। नेस्टेड में होता क्या है कि एक लिस्ट के अंदर, ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर एक नई लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इसको नेस्टेड बोलते हैं। यहाँ पे ये जो एल आई ओपन हुई है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। क्लोज कहाँ हुई है? क्लोज कहाँ हुई है? यहाँ क्लोज हुई है। ठीक है, थोड़ी मोड़ी चीजें ध्यान रखने की हैं। जैसे मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे जो एल आई है, ठीक है, सबसे पहले ये जो एल आई है, ये पूरा का पूरा ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर ये एक ओएल का ब्लॉक है। ओएल का ब्लॉक यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। एलआई का ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट होकर क्लोज हो जा रहा है। बट ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट यहाँ क्लोज हुई है, मतलब इसके अंदर ये सारा पार्ट है। ठीक है, आई होप ध्यान से देखोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली हो जाएगा। फ्री के मार्क्स हैं। इमेज क्लिकिंग वगैरह तुमसे नहीं पूछी जाती है, बट फिलहाल की फ्रेम की बात करते हैं। एनिमेशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमको एक ग्लोइंग टेक्स्ट नोटिफिकेशन बनाना है की फ्रेम का यूज करके। अब इसमें जो है एनिमेशन में कुछ लोग जाके एग्जाम में मार्की टैग यूज कर लेते हैं। मार्की टैग क्या है? ओवर रेटेड है, आउटडेटेड है, ओवर रेटेड तो नहीं है, ओवर रेटेड भी है वैसे, तो देखो वही यूज करता है। तो मार्क्यू टैग जो है वो पहले यूज हुआ था। अब हम उसको अपग्रेड करके हमने की फ्रेम जब से आया है तब से मार्की टैग कोई भी उसको यूज नहीं करता है। ठीक है, ओके, फिलहाल देखो, अब जो की फ्रेम होता है, की फ्रेम को सबसे पहले हमको एक टेक्स्ट बनाना है। उस टेक्स्ट को हमको जो है क्लास देनी है। पैराग्राफ बना लो, एक पैराग्राफ लिए, उसके अंदर क्लास लिए, क्लास का हमने नाम दिया लिंक टेक्स्ट। ठीक है, अब ये ब्लिंक टेक्स्ट क्या करेगा? हमने इसके अंदर एनिमेशन डाल दिया, ब्लिंक इफेक्ट 1 सेकेंड इन्फिनिट। ये 1 सेकेंड पे ये जो है हर बार ब्लिंक इफेक्ट चलता रहेगा, और कितनी बार चलेगा? इन्फिनिट बार चलेगा। ठीक है, एनिमेशन हमने पास कर दिया। अब हम की फ्रेम के थ्रू इस ब्लिंक इफेक्ट को कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं जब 0% ऑपेसिटी 1 रहेगी, 50% ऑपेसिटी 0 रहेगी, 100% ऑपेसिटी 1 रहेगी। मतलब ये क्या है? स्टेप है। स्टेप कैसा कि पहले हम 0% से स्टार्ट करेंगे, फिर 50% पे जाएंगे, फिर 100% पे जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा हाई, यहाँ नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पे दिखेगा हाई। तो ये क्या करता है? एक ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे यहाँ दिखा, फिर बंद बंद हो जाएगा। जैसे बल्ब ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, वैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे हाई आएगा, फिर मिट जाएगा, फिर हाई आएगा, फिर मिट जाएगा। ये क्या है? एक्चुअल में ये एक ही जगह पे आएगा। ठीक है, मिट जा भाई, अरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये एक ही जगह पे आएगा। मतलब एक ही जगह पे क्या नहीं मतलब है कि मैंने स्टेप जो बना रखा है वो भागेगा नहीं, एक ही जगह पे आएगा। पहले हाई दिखा रहेगा, ऐसा लगा रहेगा, फिर ये मिट जाएगा और फिर से हाई आ जाएगा। तो ऐसा क्या होगा? ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। बहुत ज्यादा इजी है। तुम की फ्रेम यूज करके इनके जो है अब जैसे 25%, 50%, 75% ऐसा करके बना सकते हो। वहां पे 6-7 स्टेप आ जाएंगे, तो उसमें जल्दी जल्दी रैपिड रैपिड ब्लिंक करेगा अगर ऐसा कर दोगे तो। ठीक है, ये भी इजी सा कोड है, तुमको की फ्रेम समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा तुमको वो पूछता है एग्जाम में।
नेक्स्ट बात करें, हमको जो है एक डिजिटल क्लॉक बनाने की बात किया गया है कि जहाँ पे हमको जो है एक क्लॉक बनानी है। तो क्लॉक कैसे बनेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट क्लॉक नाम का, और हम उसमें बोल देंगे अब अपडेट क्लॉक क्या है, हम एक डिव बनाएंगे। ठीक है, उस डिव के अंदर के एलिमेंट को जो है हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम जैसे क्या कर देंगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्लॉक को कॉल कर रहे हैं, और हाँ ठीक है, एक डिव बनाएंगे, इसके क्लास को हम बोल देंगे क्या बोल देंगे, क्लॉक ही बोल देंगे, क्लॉक ही दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हम टाइम स्ट्रिंग पास कर देंगे। टाइम स्ट्रिंग क्या है, नाउ टू लोकेट टाइम स्ट्रिंग, मतलब अभी का जो टाइम है, ये लोकेट टाइम स्ट्रिंग क्या करेगा, अभी की जो एग्जैक्ट टाइम है उसको लोड करके लेके आएगा। और नाउ के अंदर, नाउ क्या है, हमारे पास एक क्लास है, नाउ के अंदर हमने बोला न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट क्या है, एक मेथड है जो नई डेट मतलब अभी की जो है डेट को लेके आएगा, उसको नाउ के अंदर स्टोर कराएगा, और उस डेट के अंदर से लोकेट टाइम स्ट्रिंग क्या करेगा, अभी का टाइम लेके आएगा, और उस टाइम को जो है इस डिव के अंदर पास कर देगा। और फिर हम सेट इंटरवल लिखेंगे। सेट इंटरवल क्या करेगा, अपडेट क्लॉक, यानी इस फंक्शन को कॉल करेगा हर 1 सेकंड बाद, यानी हर 1 सेकंड बाद ये फंक्शन कॉल होता जाएगा, मतलब हर सेकंड ये कॉल होता जाएगा, और हर सेकंड क्या होगा, टाइम अपडेट होता जाएगा। इजी है। सेट इंटरवल क्या करता है, रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश की तरह काम करेगा। जैसे अब तुम बोलोगे ये फंक्शन कॉल कौन करेगा, फंक्शन यही कॉल करेगा, ये फंक्शन को कब कॉल कर करेगा, हर सेकंड कॉल करेगा, हर सेकंड कॉल करके क्या करेगा, हर सेकंड जब कॉल होगा तो हर सेकंड यहाँ से जो है टाइम लोड किया जाएगा, और जब टाइम लोड किया जाएगा तो टाइम हर सेकंड एक एक प्लस करके जाएगा, क्योंकि हर सेकंड टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज होकर लोड होगा, और फिर से वेरिएबल अपडेट होंगे, फिर से वेरिएबल अपडेट होंगे, तो फिर से डिव अपडेट होगा, अपडेट होकर वो टाइम चलता जाएगा। फिर से जब यहाँ पे नई डेट आएगी, अब जैसे 1 सेकंड बाद फिर से नई डेट आई, तो डेट तो चेंज होगी नहीं, बट टाइम में क्या होगा, 1 सेकंड जो चेंज होगा वो नया सेकंड आएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर से पास हो जाएगा। फिर से 1 सेकंड बाद रिफ्रेश होगा, फिर से इसमें नई टाइम आएगी, नई टाइम इसके अंदर जाएगी और फिर से पास हो जाएगा। फिर से रिफ्रेश होगा, मतलब हर सेकंड वो रिफ्रेश करता जाएगा, हर सेकंड इसमें, तो ऐसा लगेगा कि वो काउंटडाउन बढ़ रहा है, बट काउंटडाउन बढ़ नहीं रहा है, पिछला वाला काउंटडाउन डिलीट हो रहा है और नया वाला काउंटडाउन पास हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। बट उसको ये जो है लॉजिक ऐसा है कि वो दिखाएगा कि असली में हमारे पास क्लॉक चल रही है, और ऐसे ही बनाई भी जाती है। जो तुम काउंटडाउन वगैरह देखते हो वेबसाइट वगैरह में, मॉक टेस्ट वगैरह में, सारी चीजें ऐसे ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर जेएस का है। एंगुलर जेएस में क्या है कि हमने सबसे पहले क्या है, एंगुलर जेएस को कॉल कर लिया है। एंगुलर जेएस को हम कॉल करते हैं एजेक्स के अंदर से ऐसे करके, भाई भागो मत। ठीक है, हमने एजेक्स को कॉल कर लिया है। उसके बाद हमने एनजी ऐप जो है क्लास बनाई, उसके अंदर एंटर योर नेम पास कर दिया, और हमने जो है टाइप टेक्स्ट के अंदर एनजी मॉडल यूजर नेम पास कर दिया, प्लेस होल्डर टाइप हेयर कॉल कर दिया, और हमने स्पैन को कलर डिफाइन कर दिया और यूजर नेम पास कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट यहाँ पे ये क्या है कि डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं एंगुलर जेएस के थ्रू, एनजी मॉडल के थ्रू, जहाँ पे अपडेट हम इनपुट टाइप कर डायरेक्टली हम पैराग्राफ के अंदर करेंगे, मतलब यहाँ पे जो हम नाम टाइप करेंगे वो डायरेक्टली डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। अब ये यूजर नेम जो है, ये यूजर नेम यहाँ पे आएगा एनजी मॉडल के अंदर, ध्यान से समझो, क्लीन हो जा। यहाँ पे ये जो यूजर नेम है, ठीक है, एनजी मॉडल के थ्रू ये यूजर नेम जो है इसके अंदर इनपुट के अंदर आएगा, मतलब इनपुट के अंदर इनपुट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक जो है इनपुट बॉक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक डिव बना रहेगा, इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ हिमांशु। हिमांशु लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, हिमांशु अपडेट हो जाएगा। अपडेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम वेरिएबल ये रिसीव कर रहा है और यहाँ पे ये पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं, कि जहां से डेटा एक जगह से जैसे हम डेटा लिख रहे हैं वो सेंड होके दूसरी जगह रिसीव होके पास करा दिया जा रहा है, शो करा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा हेलो भी आएगा, यहाँ पे हेलो लिखा रहेगा, हेलो हिमांशु। ठीक है, इस कलर में आएगा। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो सीएसएस ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए बोल रहा है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शन की तरह होता है, जैसे यहाँ पे तो जैसे हमको यहाँ पे एक बटन रहेगी, इस बटन के अंदर जब हम होवर करते हैं तो ऐसे लिस्ट खुल के आती है, उसको बनाने के लिए बोल रहा है। हमने एक क्लास बनाई है ड्रॉप डाउन और पोजीशन दिया हमने रिलेटिव।
पोजीशन रिलेटिव का क्या मतलब है कि उसकी पोजीशन हमने सेट करके रखी है और डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक दिया है। ठीक है, तो हमने उसको इनलाइन ब्लॉक की तरह ऐड करने के लिए बोल रखा है। ड्रॉप डाउन के अंदर हमने कंटेंट पास किया कि जब भी हम उसके अंदर डिस्प्ले नन रखेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसके अंदर को क्या रखेंगे हम, डिस्प्ले न रखेंगे, मतलब जब तक इसमें कुछ, मतलब इसके अंदर जो सारा एलिमेंट लिखा रहेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे, हाइड रहेंगे, हिडन रहेंगे। ठीक है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी और हमने बैकग्राउंड कलर दिया, मिनिमम विड्थ दिया, ये सारे के सारे क्या है, स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग आई डोंट थिंक सो इतना भी समझाने की जरूरत है। बट यहाँ पे जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। यानी जैसे हम इसके होवर करेंगे, ये सारी की सारी क्या है, क्लासेस के अंदर से इतना चीज हट जाएगा। मतलब जब भी हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो डिस्प्ले नन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, यानी ये सारी की सारी स्टाइलिंग उस पर अप्लाई हो जाएंगी और वहाँ पे वो ड्रॉप डाउन दिखने लगेगा। तुमने देखा होगा सेटिंग के अंदर, जब वेबसाइट के ऊपर, सेटिंग्स के अंदर नहीं, वेबसाइट्स के ऊपर जब तुम कभी होवर करते हो तो ऐसे लिस्ट खुल के आती है। ठीक है, उस लिस्ट के ऊपर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज वगैरह के अंदर भी होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन नेविगेशन मेन्यू। ओके। ओह माय गॉड, थक गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बल्ब टॉगल डॉट एच टी एम एल। हम जो है एक बल्ब टॉगल कर रहे हैं, तो इमेज हमारे पास क्या है, इमेज आईडी माई बल्ब, एस आर सी हमने बल्ब ऑफ जो है डॉट जी आई एफ रखा है, हमने एक जो है इमेज ले के आके रखी है और इसकी हमने विड्थ दी है और हमने इसको ऑल्ट इमेज दिया, मतलब हम एक बल्ब की इमेज लेके आए हैं। ठीक है, और हमने एक बटन बनाई है ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने आईडी यहाँ पे पास कर रखी है, हमने इसको इससे कॉल कर दिया और हमने इसके अंदर जो है एस आर सी डॉट बल्ब जी आई एफ, ठीक है, अच्छा इमेज नहीं है, जी आई एफ, ओके, और हमने इसको जो है टर्न ऑन लिख दिया है। उसके बाद फिर बटन के अंदर ऑन क्लिक पे हमने जो है इसको टर्न ऑफ दे दिया, मतलब हमने दो जीआईएफ लेके आए हैं, इसमें एक पे बटन एक पे जीआईएफ का क्या है, बल्ब ऑन है और दूसरे पे क्या है, जीआईएफ बल्ब ऑफ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया है, बल्ब ऑफ जीआईएफ लोड करके लेके आए हैं और जब भी हम उस टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो उसको चेंज करके क्या कर देगा, बल्ब ऑन कर देगा, यानी इमेज क्या होगी, ऑन वाले की लग जाएगी। और जब हम उसको चेंज करके फिर बल्ब ऑफ वाले पे कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर का अरिथमेटिक है, सिंपल सा कैलकुलेटर हमारे पास बनाने के लिए है। तो कैलकुलेटर हमने कैसे बनाया है कि हमने यहाँ पे जो है दो वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, हमने दो वेरिएबल्स लिए और हम यहाँ पे ऑपरेटर रिसीव कर रहे हैं। ऑपरेटर क्या होगा कि वहाँ पे ऑपरेटर पास किया जाएगा, कैसा ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी हम पास करेंगे, हम इसको करेंगे कैसे, हम कैलकुलेटर को कॉल करेंगे और कैलकुलेटर के अंदर हम बोलेंगे प्लस, ये कैलकुलेटर रिसीव होगा और जितना भी आएगा उनको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम फ्लोट में पार्स कर दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स में भी कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है, इसलिए हम उसको जो है फ्लोट में पार्स कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मैंने समझा दिया है, तो इनपुट से क्या करेगा, उन वैल्यूज को रिसीव करेगा, रिजल्ट बाई डिफॉल्ट क्या रखेगा, जीरो रखेगा। उसके बाद फिर ये बोलेगा कि अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, जीरो है, सॉरी ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो क्या कर दो, रिजल्ट में दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। वरना अगर ऑपरेटर का माइनस है, दोनों को माइनस करके स्टोर कर दो, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके, अगर डिवाइड है तो डिवाइड करके। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये भी दिया है कि अगर रिजल्ट जो है डिवीजन के टाइम पे, अगर रिजल्ट जो है नंपाई का जो है नंबर को डिवाइड कर, नंबर की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है, ठीक है, अगर डिवीजन के टाइम पे जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है, तो नम वन डिवाइड बाई नम टू। ठीक है, अगर वैल्यू जो है, अब देखो यहाँ पे इफ एल्स सिंपल सा लिखा हुआ है, इजीली समझना ध्यान से, कि अगर जो नम टू है, ये जो नम टू है, अगर ये नंबर जीरो के बराबर नहीं है तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर ये नंबर जीरो के बराबर है तो क्या दे दो, एरर दे दो। ये सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू नम टू जो है, जो दूसरा नंबर है, क्योंकि अगर हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिट बन जाता है, जो कि डिवीजन एरर होता है, उसको हम जो है यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर नंबर टू हमारे पास बाई डिफॉल्ट जीरो हो तो उसको क्या करो, नम वन से नम टू को डिवाइड कर दो। वरना अगर जीरो हो, अगर जीरो ना हो तो डिवाइड करो, अगर जीरो हो तो क्या दो, एरर दे दो। और उसी एरर को हम जो है यहाँ पे रिजल्ट के अंदर पास कर दे रहे हैं। कैसे पास कर रहे हैं, उसको हम जो है उसके आईडी को गेट कर रहे हैं और उसके अंदर इनर टेक्स्ट के अंदर हम रिजल्ट को पास कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास सीएसएस का हावर स्केल इफेक्ट है। ये बोल रहा है, स्टाइल फोटो कार्ड्स इन इमेज गैलरी टू स्मूथली जूम स्केल अप व्हेन हावर्ड
ओवर विदाउट डिस्टॉर्टिंग सराउंडिंग कंटेनर अलाइनमेंट। ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, ऐसे करके मल्टीपल इमेजेस। अरे रुक जा भाई, ठीक है। और ये बोल रहा है जब हम इसके ऊपर होवर करें, यानी वो पॉइंटर लेके जाएं, तो इमेज क्या हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है। तो हमने ये जो ओवरफ्लो हिडन रखा है, ओवरफ्लो क्या करता है, ओवरफ्लो आने पे जो है हमको एक स्क्रॉल बार प्रोवाइड करता है, जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे हमारी जो चीजें हैं वो स्क्रीन के बाहर जा रही हों, तो उनको हमको अंदर रखने के लिए हमको एक स्क्रॉल बार प्रोवाइड कर देता है, जिससे हम जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। और फिर बोला कि इमेज के बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 100% रखनी चाहिए, और ट्रांजिशन हमने लगा रखा है 0.4% का। और जब हम इसको होवर करेंगे तो इसकी स्केल क्या कर दो, 1.15 से बढ़ा दो, तो 1.15 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पे ट्रांसफॉर्म ने 0.4 ईज रखा है, मतलब क्या होगा, जब हम उस पर होवर करेंगे तो ईज यानी जो है आराम से बड़ी होगी, अचानक से बड़ी नहीं होगी। ट्रांजिशन डाल रखा है, ट्रांजिशन क्या होता है तुमको पता है, सीएसएस पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन जो है स्लाइड्स के बीच में लगता है। स्लाइड्स के बीच में यानी जब हम एक साइड से दूसरी साइड के बाद में स्विच करते हैं तब वो लगता है। सेम यहाँ पे जब हम एक उसको होवर करेंगे तो वो जब बड़ी होती रहेगी तो किस स्टाइल में बड़ी होगी वो ट्रांजिशन डिफाइन करता है, ठीक है। एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ग्रिड के रिस्पॉन्सिव कार्ड्स बनाने, क्रिएट थ्री रिस्पॉन्सिव कॉलम कार्ड using W3 CSS frameworks classes that automatically stack vertically on smaller screen resolution। ये बोल रहा है कि हमको 3 रिस्पॉन्सिव कॉलम कार्ड्स बनाओ, कॉलम के कार्ड्स बनाओ। देने के बाद हाँ, तो हम बात कर रहे थे W3 रो पैडिंग की, ठीक है। W3 रो पैडिंग क्या करेगा, हमारे पास अ, एक रो क्रिएट करेगा जहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी पैडिंग्स रहेंगी, ठीक है, बॉर्डर से। और फिर W3 थर्ड क्या करेगा, इसको इक्वली 3 सेक्शन में डिवाइड कर देगा, यानी यहाँ एक कार्ड बनेगा, यहाँ एक कार्ड बनेगा, यहाँ एक कार्ड बनेगा, तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद W3 कार्ड 4 क्या करेगा, इन कार्ड्स में, यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड बनेंगे, इन कार्ड्स में हल्की हल्की शैडो डालेगा। 4 क्या करता है, 4 हमारे पास इंटेंसिटी है शैडो की, मतलब जो शैडो हमारे पास पड़ने वाली है उसकी क्या इंटेंसिटी होगी। अगर हम W3 कार्ड लिख दे सिर्फ, तो ये ऐसा बनेगा। W3 कार्ड 4 लिख दे तो यहाँ पे किनारे किनारे हल्का हल्का शैडो आएगा, ठीक है। फिर W3 डार्क ग्रे क्या है, इसको डार्क ग्रे कलर में कर देगा इसका बैकग्राउंड। अब W3 कंटेनर क्या है, इनके अंदर कंटेनर डालेगा। कंटेनर क्या करता है, इनके अंदर एक कंटेनर डालेगा ताकि इनके एजेस से जो हम लिखेंगे वो कंटेनर के अंदर लिखा जाएगा, थोड़ा सा पैडिंग की तरह काम करता है। और उनके अंदर हमने पास कर दिया वेब डिजाइनिंग और M2R5 प्रैक्टिकल प्रिपरेशन। ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट कंटेंट है, ये हमने पास कर दिया है, ठीक है। S3 वेब डिजाइनिंग पैराग्राफ, ठीक है। तो 3 कार्ड्स ऐसे बनेंगे जिनके अंदर वेब डिजाइनिंग हेडिंग रहेगी, M2R5 प्रैक्टिकल प्रिपरेशन लिखा रहेगा, जो 4 के जो है शैडो के साथ रहेंगे, 4 इंटेंसिटी के, डार्क ग्रे उनका बैकग्राउंड रहेगा। और बस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो टोटल हम 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं यहाँ पे अपने पास, बट क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा लग रही है, इसलिए हम 15-15 के पार्ट में इसको ब्रेक करते रहे हैं। 15 अभी कर देंगे, 15 थोड़ी देर में कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा हमको ब्रेक की जरूरत है, हम थक चुके हैं फिलहाल ना। आई होप समझ में आया होगा। 15 क्वेश्चन नहीं, 14 क्वेश्चन हुआ, क्योंकि बीच में एक वो मैप वाला क्वेश्चन था। मैप वाला क्वेश्चन मेरे को अननेसेसरी लगा, तुम लोग को फालतू में लगता है कि ये क्या टॉपिक है, कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। बाकी आप लोग अपना प्रिपेयर करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।